नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की बैठक है आज और पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक रहेगी और तमाम बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक का मुख्य मकसद क्या है। क्या साल 2024 को देखते हुए ये बैठक रखी जा रही है या फिर कोई अन्य बड़ा कारण जिसकी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, आज बहुत बड़ी बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और कब ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक का मुख्य मकसद क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 6 बजे ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। चूंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक है, इसको देखते हुए भी किस तरीके से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए हैं, विकास के, उस पर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात करें या हम किसानों की बात करें, और खासतौर पे किसानों की कुछ कई मांगे जो है वो कई दिनों से चलती आ रही है। केंद्र सरकार को किसानों ने पत्र भी लिखा था, तो ऐसे में देखना होगा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार किन नई योजनाओं पर मुहर लगाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की कुछ जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जा सके, जिन क्षेत्रों में अभी तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं किसी कारणवश, कई योजनाएं ऐसी हैं उसको किस तरीके से लागू कराया जा सके। इसके साथ अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में और बदलाव किस तरीके से हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा में किस तरीके से शिक्षा को का डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटल किस तरीके से बनाया जाए, उसको और सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पे आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा है वो हो सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। प्रधानमंत्री आज कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। ठीक है पीयूष तिवारी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कमेटी की बैठक है आज। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ याचिका, लगाई फटकार, ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होते हैं। 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार से जुड़ा था यह पूरा मामला। कथित आपत्तिजनक भाषण दिए जाने संबंधी याचिका दाखिल हुई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका को खारिज किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी। पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और कहा कि ऐसी जो याचिकाएं होती है वो अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए होती हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनावी सभा के दौरान एक कथित तौर पर आपत्तिजनक स्पीच के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अगर हम बात करें तो साल 2018 में अलवर में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भाषण पर उनके विरोधियों ने आपत्ति दर्ज की थी। इस मामले में को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सिरे से कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो याचिकाएं होती है वो अखबार के पहले पेज पर छपने की मंशा से ही दाखिल
की जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। अगर हम बात करें तो इससे पहले तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, और जो उनके विरोधी है जिन्होंने ये याचिकाएं दर्ज कराई थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फटकार जो है वो लगाई है। पीयूष, लेकिन अब चलन भी हो गया है कि अगर कोई भी छोटी से छोटी बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के पहुंच जाते हैं, और उसके बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए अन्य न्यायालय भी है, ये नहीं कि हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाए। देखिए, हम अगर बात करें तो आमतौर पे चुनावी सभाओं में जो नेता होते हैं वो आमतौर पे बयान देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बयान विवादित नहीं होते हैं उसको लेकर भी याचिकाएं निश्चित रूप से डाल दी जाती हैं, चाहे मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए या अपने नाम को आगे करने के लिए भी कई लोग जो है वो याचिकाएं डाल देते हैं। अगर हम बात करें इस याचिका की, तो दरअसल 2018 में एक जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोग के देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो आपत्ति दर्ज कराई गई थी, और ये जो भाषण है वो 23 नवंबर 2018 को अलवर जिले के एक चुनावी सभा के दौरान, अभियान के दौरान दिया गया था। तो निश्चित रूप से इस भाषण के बाद जो मऊ के निवासी हैं नवल किशोर शर्मा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी और कहा था कि इससे कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो याचिकाकर्ता है उसको फटकार लगाई थी, और आज कल की अगर हम बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है एक तरीके से उनको फटकार लगाई है। और अगर हम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले पन्ने पर छपने के लिए ऐसी याचिकाएं डाली जाती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से राहत भी मिली है, क्योंकि इस मामले की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को बदनीयती से दाखिल बताते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी याचिकाकर्ता पर लगाया था। और सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना तो नहीं लगाया गया, लेकिन एक तरीके से डांट और फटकार जरूर लगाई गई है याचिकाकर्ता को। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी दिवस पर आज भव्य कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ होगा, और इसी के साथ साथ 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अवध शिल्प ग्राम शहीद पथ होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। थोड़ी देर में कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसी रूपरेखा होगी इस कार्यक्रम की, क्या खास होगा इस कार्यक्रम में। लेकिन इसी के साथ साथ बताते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आध्यात्मिक आधुनिकता की संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांतिधरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हूं। तो ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। अवध शिल्प ग्राम शहीद पथ होगा कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, और इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है ये आपको दिखाएंगे। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हमारे साथ एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज बहुत भव्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है यूपी दिवस पर, और इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शुरू करेंगे। सबसे पहले जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, क्या होगा इस कार्यक्रम में खास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यूपी दिवस का आयोजन 24 तारीख को किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष ये आयोजन होता है। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, तब से लगातार प्रति वर्ष ये आयोजन यूपी दिवस के रूप में किया जाता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। जिला अधिकारी और कमिश्नरी पर कमिश्नर के निर्देशन में इस दिवस का आयोजन होगा, और पूरे प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर लखनऊ में बड़ा आयोजन
हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आज जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। खासतौर पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती के डैशबोर्ड का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की 6 योजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश भर के खिलाड़ी हैं, जो नेशनल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में बड़ा स्थान पा चुके हैं, उनका सम्मान भी होगा, जिसमें लक्ष्मीबाई सम्मान, लक्ष्मण सम्मान, साथ ही साथ विवेकानंद यूथ सम्मान भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि यह आयोजन 3 दिनों को तक होगा, 24, 25 और 26, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसके उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ समापन के दिन भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक ये लगातार आयोजन होंगे, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनी और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इसमें शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद 3 दिनों तक ये आम लोगों के लिए खुली रहेंगी। राजधानी लखनऊ के शिल्पग्राम में यह आयोजन हो रहा है, जिसमें 3 दिनों तक आम लोग जाकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बेहतर ढंग से चीजों को क्रियान्वित किया जाए, जो निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए और कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस के जरिए उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो विरासत है, उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, उनका प्रदर्शन भी किया जाए। क्योंकि इस बार यूपी दिवस की जो थीम है वो रोजगार और निवेश को लेकर बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण आयोजन आज से शुरू हो रहा है और लगातार 3 दिनों तक चलेगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बड़े आयोजन होंगे, जिसमें लखनऊ और साथ ही साथ नोएडा 2 जगह बड़े आयोजन होने हैं। बाकी प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसके आयोजन होंगे। जी एसके वाजपेयी, इसी के साथ साथ क्योंकि ये जो विशेष कार्यक्रम 3 दिन का चलने वाला है, ये आम जनता के लिए रखा गया है और ऐसे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनता इसमें कितनी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, आम लोगों को किस तरह से यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां दिखाई देती है? बिल्कुल प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उस प्रदर्शनी का भी लोकार्पण करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की विरासत को लेकर, उत्तर प्रदेश के उभरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को लेकर बनाई गई है। इस प्रदर्शनी का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न तरीके के जो ओडीओपी और एमएसएमई की उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं, वो भी इस प्रदर्शनी में रखे जाएंगे, तो जिसका लुत्फ आम व्यक्ति भी उठा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान भी होगा, जिसमें सुहास एलवाई जो कि आईएएस हैं, उनका भी सम्मान आज होना है। चूंकि पैरा बैडमिंटन के तौर पर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उनका भी सम्मान होगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर से आए हुए विभिन्न खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे, उसके बाद आम लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति 3 दिनों तक, मतलब आज, कल और आने वाली 26 तारीख तक इसका लुत्फ उठा सकता है। जी ठीक है, हमारी विशेष नजर इस कार्यक्रम पर रहेगी और जब यह कार्यक्रम शुरू होगा तमाम दर्शकों को हम तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी आगे बढ़ रहे हैं। आगरा से अगली बड़ी खबर, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बदमाश कुशाल चौहान, श्री भगवान और संतोष शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। गाड़ी में चैम्बर बनाकर छुपाए गए थे हथियार। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लाते थे अवैध हथियार। कमलानगर थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। आप देखिए चैम्बर बना करके कैसे हथियार छुपाए गए थे। बदमाश के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। गाड़ी में चैम्बर बना करके हथियारों को छुपाया गया था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गाड़ी की जब चेकिंग होती है तो लगता है कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुफानुमा चैम्बर बनाया हुआ है, जहां पर बहुत सी पिस्तौल्स यहां पर रखी हुई थी, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की ये संयुक्त और सफल बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और अब फर्रुखाबाद से अगली बड़ी खबर, दीवार तोड़ते समय लेंटर गिरने से युवक की मौत हो गई है। युवक अपने घर की दीवार तोड़ रहा था। कासगंज के भरगैन का पूरा मामला बता रहे हैं। दीवार तोड़ते समय लेंटर गिरने से युवक की मौत। युवक अपने ही घर की दीवार तोड़ रहा था
और ऊपर से लेंटर गिरा। लेंटर गिरने की वजह से व्यक्ति की मौत हो गई। कासगंज के भरगैन गांव का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। युवक अपने घर की दीवार तोड़ रहा था और परिस्थिति ऐसी बनी कि दीवार तोड़ते वक्त लेंटर गिर गया और सीधा युवक के ऊपर आकर के गिरा। युवक की मौत हो गई। परिजनों का अब रो रो करके बुरा हाल है। और इसी के साथ साथ ये देखिए, तस्वीरें बहुत दुखदाई हैं। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपने ही घर की दीवार तोड़ते समय ये बड़ा हादसा हो जाएगा। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर। सिक्किम में ड्यूटी के दौरान फौजी की मौत हो गई। पहासू के गांव बरौला नगला के रहने वाले ईशाक की मौत हो गई है। सूचना से परिजनों और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। फौजी ईशाक का शव तिरंगे में लिपटा हुआ पहासू पहुंचा। जवान ईशाक की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। अंतिम संस्कार पैतृक गांव बरौला नगला में किया गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। फौजी ईशाक का शव तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा। जवान ईशाक की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। अंतिम संस्कार पैतृक गांव बरौला नगला में किया गया। और परिजनों को गर्व तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ दुख भी बहुत है। सिक्किम में ड्यूटी कर रहा था जवान ईशाक, जिसकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सूचना से परिजनों और ग्रामीणों में शोक का माहौल है। फौजी ईशाक का शव तिरंगे में लिपटा हुआ पहासू पहुंचा और पूरा गांव इकट्ठा हो गया इस अंतिम यात्रा में। हर एक की आंखें नम थी, क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये बेटा सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि इस पूरे गांव का बेटा है, इस पूरे देश का बेटा है, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी। ड्यूटी के दौरान जवान ईशाक की मौत हो गई है। तिरंगे में लिपटा ईशाक का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही शव पहुंचा तो परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया और गांव वाले इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार पैतृक गांव बरौला नगला में किया गया। अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अशोक कुमार, पहासू के गांव बरौला नगला के रहने वाले ईशाक की मौत हो गई है। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहता है, आज उसकी मौत हो गई है और पूरा गांव गमगीन दिखाई दे रहा है। यहाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर का एक जवान है, ये सिक्किम में तैनात था और जैसे एक पढ़ाई पे चलते समय एक हादसे में इसकी मौत हुई है। वो देश के लिए बलिदान हो गया और शहीद हो गया। परिजनों को सूचना पाते ही परिजनों में कोहराम सा मच गया। रो रो का बुरा हाल है। मासूम जवान के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिसने अपना परिवार को चलाने के लिए, परिवार देश के लिए तिरंगे में लपेट कर गाँव पहुंचा है। और मासूम के जवान के 2 बच्चे हैं। बड़ा रो रो का बुरा हाल है और गमी में पूरा जनपद बुलंदशहर के तमाम राजनेता और ग्रामीण इकट्ठा हुए और तिरंगे को सलामी में और फिर शाम को वहाँ अपने गांव पहुंचा है। और तमाम चीज को देखा जाए, पूरा परिवार एक सदमे में है, क्योंकि एक जो जवान है सदीक खान, ये परिवार में सबसे बड़े थे। बड़े गरीब परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। एक किसान का बेटा था। इन्होंने सीआरपीएफ में इन्होंने अपनी भर्ती में तैनात हुए थे। तो उस टाइम तैनात हुए थे जिस टाइम पर हालत बहुत ही कि परिवार को चलाना बहुत मुश्किल था। जो बताते हैं कि परिवार को चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पिताजी ने एक मजदूर करके इनको पढ़ाया था और एक सीआरपीएफ में भर्ती में इन्होंने भर्ती हुए थे, जिसके चलते इन्होंने 5 साल सीआरपीएफ में तैनाती रही और सिक्किम में पढ़ाई पे पहाड़ों पर चलते समय हादसे में शिकार हो गई। ठीक है अशोक, शुक्रिया तमाम इस जान के लिए। अगली खबर बुलंदशहर से। गणतंत्र दिवस को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीएम एसएसपी ने सड़कों पर पैदल मार्च किया। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। डीएम एसएसपी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
और इसी के साथ साथ डीएम एसएसपी ने सड़कों पर पैदल मार्च किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा न भड़के। गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश ना करे और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी सुरक्षा में तैनात है। दो दिन बाद 26 जनवरी है और प्रतिदिन किसी न किसी कस्बे में एसएसपी साहब के द्वारा पूरी पुलिस बल के द्वारा भ्रमण किया जाता है। आज मैं भी यहाँ सिकंदराबाद में भ्रमण करने आया हूँ और भाईचारा बना रहे, सब में कानून का शासन रहे, सब लोग भाईचारे से रहें, यही मुझे कहना है। और सभी राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से हंसी खुशी से मनाएं और अपने व्यापार में संलग्न कर रहें, किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान ना दें। और अगर कोई उनको लगता है कोई ऐसी स्थिति है, कोई अफवाह उड़ा रहा है, तो हमको या एसएसपी साहब को उसकी जानकारी दें, जिनसे कार्रवाई की जाएगी। और अब प्रतापगढ़ से अगली खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरोगा की बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या की गई, चाकुओं से हमला करके हत्या की गई। सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया। 2 व्यक्तियों पर हत्या का बड़ा आरोप लगा है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कानपुर में दरोगा के पद पर तैनात था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरोगा की बुजुर्ग मां की निर्मम हत्या की गई है। चाकुओं से गोद करके हमला किया गया है। चाकू से हमला कर हत्या की गई है और सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 व्यक्तियों पर हत्या का बड़ा आरोप लगा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। 2 व्यक्तियों पर शक भी है परिजनों को। और अब सहारनपुर से अगली खबर आपको बता देते हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। घायल सिपाही बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। देवबंद के सांपला रोड पर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है और ये हम आपको मुठभेड़ स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। घायल सिपाही बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिन्हित किया गया है उन स्थानों को जहां पर गोलियां लगी और जहां पर पिस्टल गिरी। बदमाश का एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया है और पुलिस देखिए पूछताछ भी कर रही है। जो बदमाश घायल हो गया था, जिसे पकड़ने में पुलिस सफल हुई, उसे अस्पताल में ले जाया गया है। आगरा से अगली बड़ी खबर। नेशनल हाईवे नंबर 2 पर हाईवे पर बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फतेहपुर सीकरी बाईपास पर देर रात यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से। नेशनल हाईवे नंबर 2 का पूरा मामला, जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से सड़क हादसे में घायल हुए हैं। फतेहपुर सीकरी बाईपास पर देर रात यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कार की क्या हालत है, बस की क्या हालत है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।